नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें कई राजा, शक्तिशाली राजा हुए हैं। इस साम्राज्य की स्थापना एक ऐसे बच्चे ने की थी जो एक सामान्य बच्चा था और एक ब्राह्मण की सहायता से वो राजगद्दी पर बैठा। तो आप समझ गए होंगे हम किस साम्राज्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। वो साम्राज्य जिसने 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया और इसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक जैसे महान शासक हुए। तो आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक ये, और हम अंत में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको तुरंत और जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बहुत ही कम समय में मौर्य साम्राज्य को ख़त्म कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना। आखिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई कैसे? तो चलिए हम आपको एक कहानी के रूप में पहले बताते हैं, समझाते हैं। दोस्तों, ये वो वक्त था जब महान सिकंदर विश्व विजय पर निकला हुआ था और उसने कई देशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद वो भारत पर विजय के लिए दाखिल होने वाला था और सिंधु नदी के पास पहुंच चुका था। उस समय भारत में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था कौटिल्य, यानी उनका नाम था कौटिल्य या चाणक्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। और उस समय भारत पर नंद वंश का शासन था और नंद वंश का धनानंद, जो अंतिम शासक था नंद वंश का, उसका शासन था। वो बहुत ही क्रूर शासक था। महान चाणक्य नंद के दरबार में पहुँचे, यानी धनानंद के दरबार में पहुँचे, और उन्होंने सिकंदर के आक्रमण के बारे में उसको बताया। लेकिन धनानंद ने चाणक्य की काफ़ी बेइज्जती की और उनको लात मारकर दरबार से बाहर निकाल दिया। चाणक्य इस अपमान को सह नहीं सके और वो उनसे बदला लेना चाहते थे। उसके बाद शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो दोस्तों, क्या था? चाणक्य ने एक छोटे से सामान्य बच्चे को कैसे मगध की गद्दी पर बैठाया। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों, भारत उस समय एक शक्तिशाली राजवंश था और मौर्य साम्राज्य ने इस पर 137 साल शासन किया था। और जो मौर्य साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ, इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को दिया जाता है। और जो मौर्य साम्राज्य में जो प्रमुख शासक हुए हैं, उनमें ज़्यादातर ये 3 शासकों के बारे में हमारी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक। इन 3 के बारे में ज़्यादातर एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। तो आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो जो मौर्य साम्राज्य था उसका जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसने, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि चाणक्य की सहायता से चाणक्य ने इसको एक कुशल शासक और कुशल राजनीतिज्ञ बनाकर जो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, उसको राजगद्दी से हटाकर स्वयं मगध की राजगद्दी पर बैठे और मौर्य वंश की स्थापना की। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हरा के की थी ये? नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को। तो इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? पीपली वन में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। याद रखना, इनका जन्म पीपली वन में हुआ था, उत्तर प्रदेश में है जो। और इनकी माता का नाम मूरा था। इन्हीं से मौर्य साम्राज्य का नाम पड़ा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, उसका मूरा के नाम पर मौर्य साम्राज्य का नाम पड़ा। और जो इनकी पत्नी थी, इनकी 2 शादियाँ हुई थी। दुर्धरा थी, वो थी महापद्मानंद यानी धनानंद की बेटी, और एक थी हेलेना जो सेलुकस की पुत्री थी। और इनका बेटा था बिंदुसार, और इनका धर्म था जैन धर्म। और इनकी मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व, लगभग 47-48 साल की उम्र में। कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में, यानी कर्नाटक में।
दोस्तों चंद्रगुप्त जो थे वो चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में यानी 322 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर आसीन हुए और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, यानी पटना, आज का पटना। कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने जो नाम दिए थे वो थे, जस्टिन ने दिया था सेंड्रोकॉट्स। क्या दिया था? सेंड्रोकॉट्स। और प्लूटार्क ने दिया था एंड्रोकॉट्स। ये चंद्रगुप्त को यूनानियों ने दो नाम दिए थे, सेंड्रोकॉट्स और एंड्रोकॉट्स। सेंड्रोकॉट्स दिया था जस्टिन ने और प्लूटार्क ने दिया था एंड्रोकॉट्स। अब समझते हैं मौर्य साम्राज्य का विस्तार। मौर्य साम्राज्य का विस्तार। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना के बाद चंद्रगुप्त ने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले सिकंदर की मृत्यु के बाद, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो उसके जो छोड़े गए जो क्षेत्र थे उन पर कब्जा किया पहले, जिससे भारत का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र था, कौन सा उत्तर पश्चिम क्षेत्र था, वो मौर्य साम्राज्य में स्थापित हो गया। उसके बाद सेलुकस से इनका युद्ध हुआ। ये जो यूनानी शासक था सेलुकस, उससे 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया और 2 वर्ष की लड़ाई के बाद चंद्रगुप्त ने सेलुकस को हरा दिया और सेलुकस की पुत्री से विवाह कर लिया। और इसके बाद काबुल, कांधार, चंद्रगुप्त को संधि जो हुई थी सेलुकस के बीच, उसमें काबुल, कांधार चंद्रगुप्त को मिले। किसको? सेलुकस को हराने के बाद। और उसके बाद उसकी बेटी हेलेना से इनकी शादी हुई थी और उस काबुल, कांधार जो आज अफगानिस्तान में है उस समय भारतवर्ष में थे, इनको संधि में मिले। तो जो धनानंद की बेटी थी दुर्धरा और सेलुकस की बेटी थी हेलेना, इन दोनों से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। अब जो मौर्य साम्राज्य के जो स्रोत हैं, इनकी जो मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने को मिलता है वो अर्थशास्त्र से मिलता है, जिसकी रचना की थी कौटिल्य यानी चाणक्य ने। मुद्रा राक्षस से मिलता है, जिसकी रचना की थी विशाखदत्त ने। और इंडिका से मिलता है, जिसकी की थी मेगस्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बन के आया था। कहाँ से आया था? यूनान से। तो दोस्तों चंद्रगुप्त की अब मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन उसके बाद त्याग कर अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया। हमने जैन जो धर्म था उसके चैप्टर में भद्रबाहु के बारे में पढ़ा था। तो उन्हीं के साथ इन्होंने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताया था और 298 ईसा पूर्व में लंबा उपवास करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कब? 298 ईसा पूर्व में लंबा उपवास किया, उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। अब थोड़ा चंद्रगुप्त की शक्ति के सैन्य शक्ति जो थी, सेना क्या थी, वो उनके बारे में जानते हैं। तो जो उनके प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उनकी विशाल सेना का रखरखाव अच्छा था। रोमन लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सैनिक थे। कितने थे? 6 लाख सैनिक थे और 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। याद रखना, 6,000 सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे इनके पास। इनकी सेना काफ़ी बड़ी थी। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा और उसने 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। जो बिंदुसार था, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा। और दोस्तों बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अमित्रघात, यानी जिसका अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। ये यूनानियों द्वारा इसको नाम दिए गए थे। उसके अलावा अमित्रघात के अलावा अमित्रोचैट्स और एरिट्रोचैट्स भी दिए गए थे, 2 नाम और दिए गए थे। इन सब का अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला या नाश करने वाला। ये बिंदुसार को नाम दिए गए थे। बिंदुसार के दरबार में 2 राजदूत पहुंचे थे। कौन कौन थे? डायमेकस जो यूनानी था और डायनेसियस जो मिस्र का था। कौन कौन से थे? 2 राजदूत पहुंचे थे, एक यूनानी था और एक मिस्र था। जो यूनानी था वो डायमेकस था, जो मिस्र से आया था वो डायनेसियस था। ये 2 राजदूत बिंदुसार के दरबार में आए थे। तो बिंदुसार के जो पश्चिमी यूनानी शासक थे उनके साथ इनके अच्छे संबंध थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। और बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह भी हुए थे, जिनका दमन करने के लिए उसने सबसे पहले अपने पुत्र अशोक को भेजा तथा दूसरी बार बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। इन विद्रोहों को दमन करने के लिए, शांत करने के लिए पहली बार अशोक अपने पुत्र अशोक को भेजा और दूसरी बार सुसीम को भेजा था। और जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके थे? याद रखना, आजीवक संप्रदाय के बिंदुसार अनुयायी थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के थे।
इनकी सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद थी। कितने सदस्यों वाली? 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रमुख वनतालक था। जो इनका प्रमुख चीफ था उसका नाम था वनलातक था। अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। इनकी बिंदुसार की मृत्यु के बाद इनका पुत्र अशोक राजगद्दी पर बैठा, जिसने 273 ईसा पूर्व से 263 ईसा पूर्व तक शासन किया। और जब ये गद्दी पर बैठे थे उस समय ये उज्जैन के राज्यपाल थे। कहाँ के थे? उज्जैन के गवर्नर यानी राज्यपाल थे। और ये बिंदुसार के बेटा था। और बिंदुसार के बाद अशोक मगध की गद्दी पर बैठे थे। कहा तो ये भी जाता है, जो एक सिंगली अनुश्रुति है उसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, उसके बाद गद्दी पर बैठा था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कश्मीर के जो अनेक क्षेत्र थे उनको अपने साम्राज्य में मिलाया। और 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त की। लेकिन उसके बाद कलिंग युद्ध में जो नरसंहार हुआ उसको देखकर इसका हृदय परिवर्तित हो गया, ये द्रवित हो गया और उसने बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे एक, उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली इन्होंने। उसके बाद अशोक ने अन्य देशों में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका को भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेज। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया और बीच में 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। कहाँ? 10वें वर्ष में बोध गया गए थे ये और 20वें वर्ष में लुम्बिनी में यात्रा की और अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा। किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। जो शिलाओं पर लेख था वो उसका प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में जो लिपि थी वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक लिपि थी। और जो अशोक के शिलालेख थी उनकी खोज 1750 में पद्रेटी फैनथैलर ने की थी। और इनकी संख्या कितनी है? 14 है। जो शिलालेख हैं अशोक के 14 हैं और इनकी खोज सबसे पहले 1750 में की गई थी और ये की थी पद्रेटी फैनथैलर ने। तो जो अब से अशोक के जो अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ध्यान रखना कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इनकी संख्या 14 है, इनकी 7 है। शिलालेख 14 हैं और स्तंभलेख 7 हैं। तो सबसे पहले हम शिलालेख के बारे में समझेंगे। तो जो अशोक के प्रमुख 14 शिलालेख हैं, तो जो अशोक के अभिलेखों को सबसे प्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और 1837 में सबसे पहले इन्होंने ही पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। तो अशोक के 14 शिलालेख हैं। पहला जो शिलालेख था वो था, उसमें क्या कहा गया था? पशु बलि की निंदा की गई थी, यानी पशु बलि नहीं दी जानी चाहिए। और दूसरा शिलालेख था, उसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया था। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया कि 5 वर्ष में दौरे पर जाएं और कुछ धार्मिक नियम भी थे। चौथे शिलालेख में धर्म घोष की घोषणा की गई थी। 5वें शिलालेख में धर्म महापत्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है। तो छठा शिलालेख था, उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और अच्छे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। किसकी? धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। और अंतिम यानी 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ये तो थे अशोक के 14 शिलालेख। अब हम देखते हैं इनके स्तंभलेख। अब स्तंभलेख के बारे में, तो जो पहला स्तंभलेख है वो है प्रयाग स्तंभलेख। दूसरा था दिल्ली तोपरा स्तंभलेख। तीसरा दिल्ली मेरठ स्तंभलेख। चौथा रामपुरवा स्तंभलेख। 5वां लौरिया अरेराज स्तंभलेख। 6ठा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख। और जो अशोक के स्तंभलेख थे उनके जो मुख्य भाग हैं वो हैं एष्टि के ऊपर कमल आकृति, फलका और पशु आकृति। ये आप देख सकते हो एष्टि, और ये बीच वाला भाग है कमल आकृति का। ये एष्टि के ऊपर कमल आकृति का दूसरा भाग है और इसके ऊपर जो है फलका है। ये चौकोर आप देखते हो, ये फलका है। और उसके बाद ये पशु की आकृति, ये देखो सिंह दिख रहा है आपको। ये इनके जो स्तंभ थे उनके जो 4 मुख्य भाग थे।
एस टी के ऊपर कमल आकृति, फलका और पशु आकृति, ये इनके अशोक के स्तंभों के जो मुख्य भाग थे। अब हम मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य था वो अक्षम और दमनकारी बन गया था। मौर्य साम्राज्य के जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ को मार डाला और 187 ईसा पूर्व में शुंग राजवंश की स्थापना की थी। ये भी एक कारण था। एक कारण और था, अशोक द्वारा अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगाने से ब्राह्मण नाराज हो गए और पुष्यमित्र शुंग का समर्थन करने लगे, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग भी एक ब्राह्मण था। ये और एक कारण था, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य राजा को उखाड़ फेंका और शुंग राजवंश की स्थापना की। ये मौर्य साम्राज्य के मुख्य पतन के कारण थे। अब हम मौर्य साम्राज्य संबंधित मुख्य प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था। तो जो सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से। याद रखना दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य की सहायता से ही मगध की राजगद्दी पर बैठे थे और बाद में जो चाणक्य थे उनको चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बना लिया था और उसके बाद अर्थशास्त्र की रचना भी चाणक्य ने की थी और उनके बचपन का नाम कौटिल्य था। तो अगला प्रश्न है, सिकंदर तथा चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का उल्लेख किसने किया। तो ये किया था जस्टिन ने। किसने किया था, जस्टिन ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी ने जो नाम दिया था वो था सेंड्रोकॉट्स। किस मौर्य शासक ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, किसने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। वो करवाया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित्रघात के नाम से जाने वाले मौर्य शासक कौन थे। तो बिंदुसार। हमने बताया था बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। नेक्स्ट है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। तो वो मिलता है विशाखदत्त के। किसके, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में, जो रचना थी कि मुद्रा राक्षस, उसमें। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो वो हुए हैं पाटलिपुत्र। कौन सा नगर था, पाटलिपुत्र, यानी आज का पटना। शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी थी। तो वो लिखी थी कौटिल्य यानी चाणक्य ने। नेक्स्ट है, बचपन में चाणक्य का क्या नाम था। वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य के बचपन का नाम था। किसने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकॉट्स नाम से की। तो वो की थी विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला में किस पद्धति से अपने प्राण को त्याग दिए। तो जैन विधि के संलेखना पद्धति यानी उपवास पद्धति, लंबे समय तक उपवास करना और प्राण त्यागना, ये जैन विधि में है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों पर प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी थी। तो वो प्राकृत भाषा थी। कौन सी थी, प्राकृत भाषा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया। तो वो धर्माया जैन धर्म ने। तो अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, जो अशोक के समकालीन मिस्र का राजा था। अशोक के शिलालेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखे थे, इन्हें सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ डाउट है तो हमें जरूर बताएं, और नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।